Hi and welcome to lesson number 9 of section number 13. इस बेसिकली लेसन में मैं आपको डिटरमाइन बजट के प्रोसेस के हवाले से गाइड करूंगा और यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलनी चाहिए वो चाहिए कॉस्ट बेसलाइन। जनरली अगर हम बात करें कि हमारा डिटरमाइन बजट का प्रोसेस करता क्या है तो हम ये कहते हैं कि ये जितनी भी हमने कॉस्ट एस्टिमेट्स की हैं उसको एग्रीगेट कर रहा होता है ताकि हम एक फाइनल जो है वो कॉस्ट बेसलाइन की तरफ आ जाएं, ताकि हम ये कह सकें दिस इज़ द प्रोजेक्ट का हमारी कॉस्ट है जिसके अगेंस्ट हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेगा या मैनेज करेगा। जब हम कॉस्ट बेसलाइन की बात कर रहे होते हैं तो कॉस्ट बेसलाइन को डेवलप करने के लिए वी हैव कपल ऑफ टूल्स जो कि हमें पीएमआई ने प्रोवाइड किए, जिसमें नंबर 1 टूल जो है वो है कॉस्ट एग्रीगेशन, जो कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन में भी आ रहा है कि हमने सारी कॉस्ट को जो है वो एग्रीगेट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है रिजर्व एनालिसिस। हमने बड़ा ही डिटेल में बात की थी सेक्शन नंबर 12 में रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, तो जाहिर है हमारे पास जो है वो रिजर्व्स जो हमने डिफाइन किए हैं वो यहाँ पर आएंगे। और जनरली हम रिजर्व्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को कंटीजेंसी रिजर्व कहते हैं और एक को हम मैनेजमेंट रिजर्व करते हैं। तीसरा जो हम यहाँ पे बात करते हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं वो है फंडिंग लिमिट रिकन्सिलेशन की। जो भी हमारी फंडिंग की लिमिट्स हैं या जो हमने इम्पोज की हुई हैं वो हम उसको रिकनसाइल कर लें और हम चेक कर लें ताकि हम अपना एक फाइनल जो है वो कॉस्ट बेसलाइन को डेवलप कर लें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कॉस्ट बेसलाइन का प्रोसेस क्या है उसको डेवलप करने का, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट का सबसे छोटा कंपोनेंट क्या बनाया। तो हमारे प्रोजेक्ट का सबसे छोटा कंपोनेंट है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ पर ही हमने जो है वो रिसोर्सेज एस्टिमेट की, एक्टिविटीज़ पर ही हमने ड्यूरेशन एस्टिमेट की, एक्टिविटीज़ पर ही हमने कॉस्ट एस्टिमेट की। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो एस्टिमेट की हैं एक्टिविटीज़, हम उन एक्टिविटीज़ को जब कलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जनाब ये एक्टिविटीज़ हमें ये बता रही हैं हाउ टू अचीव समथिंग। हाउ टू अचीव समथिंग क्या है? वर्क पैकेजेस हैं। तो अगर मैं किसी वर्क पैकेज की कॉस्ट पर पहुंचना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी टोटल जो कॉस्ट एस्टिमेट्स है उसको एग्रीगेट कर लूंगा। अच्छा, अब मेरे पास जो है एक वर्क पैकेज की कॉस्ट आ गई, इसी तरह दूसरे वर्क पैकेज की कॉस्ट आ गई, इसी तरह जितने भी मेरे पास नंबर ऑफ वर्क पैकेजेस हैं उनकी कॉस्ट आ गई। जनरली वर्क पैकेजेस या तो हमारे पास कंट्रोल अकाउंट में होते हैं या अपने किसी डिलीवरेबल में होते हैं या डायरेक्टली फेज में होते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारी जो वर्क पैकेजेस हैं वो कंट्रोल अकाउंट में है, तो इस तरह हमारे पास कंट्रोल अकाउंट की कॉस्ट आ गई। फिर हम कहते हैं कि जनाब हमने कंट्रोल अकाउंट्स को और डिलीवरेबल्स को एक्यूमुलेट किया तो हमारे पास फेज की कॉस्ट आ गई। फिर अगर हमने सारे फेजेस को एक्यूमुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने एक्टिविटीज़ को एस्टिमेट करते हुए, रोल अप करते हुए हम जो है वो प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स पर पहुंच गए। तो अगर हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेसलाइन निकलवाने जाएंगे तो हम कहेंगे जी कॉस्ट बेसलाइन का फार्मूला ये है कि कॉस्ट बेसलाइन इक्वल्स टू प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स जो हमने बेसिकली एक्टिविटीज से लेकर जो है वो ऊपर तक आए, प्लस कंटीजेंसी रिजर्व। तो कॉस्ट बेसलाइन का फार्मूला क्या हुआ, प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स प्लस कंटीजेंसी रिजर्व। प्रोजेक्ट मैनेजर किस कॉस्ट को मैनेज कर रहा होता है, कॉस्ट बेसलाइंस को मैनेज कर रहा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या है कि वो अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेसलाइंस को हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करे। फिर हम कहते हैं जी प्रोजेक्ट की बजट भी या कॉस्ट बजट की भी एक टर्मिनोलॉजी है। तो हम ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट बजट या कॉस्ट बजट का मतलब ये है कि अगर मैं कॉस्ट बेसलाइन प्लस मैनेजमेंट रिजर्व करूंगा तो मेरे पास प्रोजेक्ट बजट आ जाएगा। तो जनरली अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जनाब रिस्क ए आ सकता है, रिस्क बी आ सकता है, या जो भी हमारे पास हमने रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग की थी और उसमें हम समझते हैं कि ये रिस्क हम आ सकते हैं या ये हम फोर्सी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कंटीजेंसी कॉस्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये है कि वो प्रोएक्टिवली प्रोजेक्ट को चलाए और रिस्क को जो है वो मैनेज करे। लेकिन फर्ज करें कोई रिस्क ऐसा आ जाता है जो कि अनफोर्सीन रिस्क है, तो फिर आप उसको कहाँ से कंट्रोल करते हैं, उसको आप मैनेजमेंट रिजर्व से कंट्रोल करते हैं। अब मैनेजमेंट रिजर्व है क्या, बहुत से केसेस में आपकी मैनेजमेंट आपको बताती ही नहीं है कि मैनेजमेंट रिजर्व क्या है। जैसे कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मिस्टर मर्स से किसी ने पूछा कि भाई आपने जो अपना ओपेरा हाउस बनाया है आप यू विल बी फीलिंग वेरी टेरेबल कि आपकी जो कॉस्ट ओवररन हुई है वो 67% हो गई। आप समझ सकते हैं कि एक ओपेरा हाउस का मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, एक्चुअली आई हैव सेव 33% बिकॉज मुझे पता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स अक्सर ओवररन होते हैं। तो जब मेरे प्रोमोटर ने या प्लानर ने मुझे बताया कि जनाब ये एक्स कॉस्ट है तो मैंने उसमें उतनी ही एक्स एक्स्ट्रा और रख ली। इसी तरह मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया पंजाब में, आई वेंट देयर। तो वहाँ पे वो कह लेंगे कि यार हमने जो है ना एक हाउसिंग स्कीम बनानी है। मैं कहा भाई हाउसिंग स्कीम क्यों बनानी है? तो उन्होंने कहा जी हम जो है ना बस वो चाह रहे हैं कि बना लें, आजकल जो है हाउसिंग स्कीम का बड़ा चर्चा है, आप देख भी रहे हैं कि पहले बैरिया टाउन और
पता नहीं और कोई मेरे ख्याल से कोई नेवी शेवी रह गया वो भी ना अनाउंस कर देंगे, बल्कि वो भी गया NHS के नाम से। तो मैंने कहा जी हम भी एक हाउसिंग स्कीम बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी आपने लाहौर में जो उन्होंने जगह बताई, मैंने कहा हाउ मच यू एस्टिमेटेड फॉर दिस। उसने कहा जी हमारे जो प्लानर्स हैं उन्होंने 15 बिलियन रुपीज़ हमें कहा है कि ये पूरा बनेगा। तो मैंने कहा, चूँकि मैं ऑक्सफोर्ड से आ चुका था, रिस्क की मैं बात कर चुका था, मिस्टर मर्स की स्टोरी में सुन चुका था, तो मैंने कहा जी आपके ख्याल में कितना आपका जो है वो बफर होना चाहिए। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट कि जब मैंने पाकिस्तानी इन्वेस्टर से ये बात की तो उसने कहा हाँ मुझे पता है अक्सर ये प्रोजेक्ट्स ओपन होगा, तो मैंने 15 अरब 15 बिलियन और एक्स्ट्रा रखे हुए। ओ माय गॉड, दैट इज़ द मैनेजमेंट रिजर्व, ठीक है। बट ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उस मैनेजमेंट रिजर्व को टच नहीं कर रहा होता और यूज़ नहीं कर रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि हमने जो है वो प्रोजेक्ट को मैनेज करना है थ्रू बेसलाइन और थ्रू कॉस्ट बेसलाइन। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कहेंगे जी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो X बिलियन का है या X मिलियन का है तो उसकी सारी कॉस्ट पहले दिन मिल जाएगी। अब हुआ ये कि एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, उसमें पूरे जो है वो थोड़ा सा क्लासिफाइड होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाइड दी ओवरऑल डिटेल्स, आई डोंट वांट यू टू गेस कि वो प्रोजेक्ट कौन सा है। बट लेट्स सपोज कि उसमें उनको जो है वो काफ़ी सारा काम करना, तो मेरे पास जो है वो सीनियर ऑफिशियल आया, उसने कहा सर आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मैंने कहा देखिए बात यह है कि हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से है कि वो डिसइंटीग्रेटेड भी हैं और हम इसको पैरेलल चला भी सकते हैं। बट आप मुझे बताइए कि जो फंड है वो कब अवेलेबल हो, ज़ाहिर है उसमें हैवी जो है वो प्रोक्योरमेंट थी मटेरियल्स की और दूसरी चीज़ों की। तो उसने कहा प्रॉब्लम ये है कि येस वी वांट टू डू इट बट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास एक साथ नहीं आ रही है। हमारे पास पूरा एक स्केजुअल है वर्ल्ड बैंक का, उसके हिसाब से आएगी। जब हमने उसके हिसाब से स्केजुअल किया तो मैंने कहा जी ये पूरा प्रोजेक्ट आपका कभी भी 6 महीने में हो नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उसके हिसाब से मुझे जो है वो प्रोक्योरमेंट करनी होगी। अगर मैं ऑर्डर भी लेट्स सपोज प्री ऑर्डर भी कर देता हूँ तो उसके में भी टाइम लगेगा। और जाहिर सी बात है यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क कि जनाब मैं जो है वो, क्योंकि मुझे पता है वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और मैं प्री बिड अमाउंट पे जो है या किसी और बैंक से लोन लेके जल्दी करने के चक्कर में फर्नीचर या जो भी इक्विपमेंट है वो सारा का सारा मंगा लूँ। सो देन व्हाट वी हैव प्लान्ड इट ओवर 18 मंथ्स, बिकॉज जो उसकी फंडिंग की कॉस्ट थी और फिर जब हमने बात की तो पता चला कि जब हम ऑर्डर देंगे बेस्ड ऑन दी अमाउंट वी रिसीव, उसके साथ साथ जो है वो बेसिकली हमें रिलीज़ करना होगा, फिर ऑर्डर आने में 3 महीने लगेंगे और सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से हमें 18 महीने पे चला। तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि वो ये सिर्फ ये ना देखे कि जी कॉस्ट बेसलाइन क्या है, क्योंकि कॉस्ट बेसलाइन इज़ नॉट कॉस्ट बेसलाइन कि इतने पैसे होंगे। कॉस्ट बेसलाइन इज़ अ टाइम फेस प्रोजेक्ट बजट। वो आपको बताएगा जनाब किस टाइम पे कितने पैसे लगेंगे, किस टाइम पे कितने पैसे लगेंगे। और आपने अगर उसमें फंडिंग लिमिट को रिकनसाइन नहीं किया और आपने ये नहीं देखा कि कब कब आपके अमाउंट्स आएंगे तो फिर ईजिली आप उसको मैनेज नहीं करें। एक और बड़ा इशू ये होता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट जो है वो किसी ने दिया है और आपकी कंपनी के पास एक सेट बजट है और आप कहते हैं इसमें करना है और आप पूरी प्लानिंग करते हैं, यू कम टू अ सोल्यूशन कंक्लूजन एक्चुअली कि ये प्रोजेक्ट इतनी कॉस्ट में नहीं हो सकता। सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि भाई ये जो हमने प्रोजेक्ट लिया है ये हमारी बेसलाइन के हिसाब से नहीं आ रहा है एंड वी नीड टू री निगोशिएट इट। आइदर हम री निगोशिएट, अब ये बड़ा जो है ना बुकिश बात लग रही है, ऐसा हमने प्रोजेक्ट विन कर लिया है और प्रोजेक्ट विन करने के बाद हम कैसे री निगोशिएट करें। तो ये आपको देखना होगा कि आप कहाँ तक लेवरेज ले सकते हैं और आपकी अपनी मैनेजमेंट से कितनी अच्छी बनती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर कंपनियां जब प्रोजेक्ट करती हैं प्राइवेट एक्टर्स के साथ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तो वो कहते हैं कि ये हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% है। इसी तरह हम अगर गवर्नमेंट से करते हैं जनरली हम प्रॉफिट मार्जिन 55-60% रखते हैं। मैं बाकी जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो शायद 3000% भी हो सकता है, बट जनरली हम बात ये कर रहे हैं कि तक 50% या हमारे पास 30% होता है। तो वो जो 30% और 50% है, अब आप उसमें से देख सकते हैं कि कितना आप उसमें से लेवरेज ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है जो 30% और 50% मैनेजमेंट रखती है अपने पास प्रॉफिट, उसमें कॉस्ट बेसलाइन शामिल नहीं होती है। वो कहते हैं कॉस्ट बेसलाइन के ऊपर जो भी है। अब अगर कोई चेंज आ जाता है, कोई ऐसे अनफोर्सीन आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने 30% को 50% को सेफ गार्ड रखते हैं और आपको जो कॉस्ट बेसलाइन है उसमें जो कंटीजेंसीज है उसको यूज़ कर लेते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है यार मेरा परफॉर्मेंस मारा या मेरे परफॉर्मेंस बोनस मारा गया या मेरे ओवरऑल वैल्यू मारी गई। तो ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो आपने कंटीजेंसी प्लान बनाया है वो इंटैक्ट है और जो रिस्क आपके आइडेंटिफाइड हो रहे हैं वो उससे आइडेंटिफाई हो चल रहे हैं। और अगर कोई ऐसा रिस्क आता है, बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेसलाइन हिट होती है, तो यू शुड टॉक टू योर मैनेजमेंट एंड से कि भाई ये बेसलाइन में से नहीं जाएगा, कॉस्ट बेसलाइन में से नहीं जाएगा। आप यू नीड टू पुट इन सम मैनेजमेंट रिजर्व सो दैट वी कैन कंक्लूड दिस थिंग। और इवेंचुअली जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा बोनस भी लेके जाए अदर देन आवर सैलरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट बेसलाइन कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेसलाइन को डेवलप करते हैं। अब हम आगे जो है वो बात कर रहे होंगे क्वालिटी के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, लेकिन
एज फार एज प्लानिंग इज़ कंसर्न वी हैव मेनली कवर्ड द मेजर एक्सपेक्ट। अगर मैं फाइनली रिकॉल करूं हमारे स्टेप्स को, तो स्टेप्स हमारा पहला लग क्या था कि हम प्रोजेक्ट की टाइप को देखते हुए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे जी प्रोजेक्ट में कितनी प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होगी। सेकंड स्टेप में हमने कहा था कि जी हम प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस को सेटअप करेंगे। फिर हमने कहा था कि हम अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। फिर हमने कहा कि जी उन रिक्वायरमेंट्स को हम स्कोप में कन्वर्ट करेंगे और प्रोजेक्ट जो होगा वो स्कोप पर होगा, सारे फ्यूचर के डिसीजन जो है वो स्कोप पर होंगे। इसी तरह अगर आपने देखा होगा कि आपके पास कॉस्ट बेस लाइन या स्केड्यूल बेस लाइन बनाने के लिए स्कोप बेस लाइन वगैरह आपका इनपुट था। फिर हमने कहा कि जी हमने उस स्कोप को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, या ट्रांसपोज कर दिया है WBS में। और WBS में हमारा मकसद ये था कि हम अपने सारे डिलीवरेबल्स को मैक्सिमम तौर पर वर्क पैकेजेस में कन्वर्ट कर दें ताकि हम उसको इजीली मैनेज कर सकें। फिर हमने उन वर्क पैकेजेस को डिकम्पोज किया इनटू एक्टिविटीज़ में। फिर उन एक्टिविटीज़ की हमने रिलेशनशिप बिल्ड की, प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम डेवलप किया हमने। फिर उसके ऊपर हमने रिसोर्सेज को एस्टिमेट किया। फिर रिसोर्सेज की मदद से हमने ड्यूरेशन को एस्टिमेट किया और कॉस्ट को एस्टिमेट किया। फिर हमने जो है ओवरऑल रिस्क को आइडेंटिफाई किया। फिर हमने स्केड्यूल बेसलाइन को, और फाइनली हमने जो है वो कॉस्ट बेसलाइन को डेवलप कर लिया। तो टेक्निकली हमारे पास स्कोप बेसलाइन, स्केड्यूल बेसलाइन एंड कॉस्ट बेसलाइन, तीनों जो हमारे आयरन ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं। अब हमें बेसिकली उसके ऊपर थोड़ा सा अपना जो हम एडिशनल वर्क करना है वो करके वी कैन मूव इनटू दी एग्जीक्यूशन पार्ट। ऑल्दो मैंने इस पूरे कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो इसके एडिशनल पार्ट्स हैं वो साथ साथ आते जाएंगे और हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। सो फॉर ओवरऑल बेसलाइंस